हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 19 अप्रैल और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 19 अप्रैल 2025 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। सबसे पहले हम लोग रिवीजन सेक्शन से शुरुआत करेंगे। रिवीजन करेंगे कल का। कल हम लोगों ने पढ़ा था विश्व विरासत दिवस। ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है, 1982 से मनाया जा रहा है। भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं जस्टिस BR गवई। वर्तमान में जो चीफ जस्टिस हैं संजीव खन्ना जी, इन्होंने रिकमेंड किया है। ये मई में रिटायर होंगे, उसके बाद ये आएंगे। इसके अलावा भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में अभी दस्तलीक नाम का सैन्य अभ्यास हुआ है। उत्तर प्रदेश के बनारस के शहनाई वाद्य यंत्र को GI टैग दिया गया है। और अभी रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर अमेरिका बन गया है एक बार फिर से, और 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर में गुजरात जो है, इसने अभी हाल ही में इसकी पुलिस ने ड्रोन का उपयोग करते हुए एक विशेष परियोजना शुरू की है, दृष्टि पहल के तहत ड्रोन से पुलिस के द्वारा निगरानी रखी जाएगी। और UAE को इंटरपोल गवर्नेंस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है 2 वर्षों के लिए। भारतीय नौसेना ने अभी नई दिल्ली में अपने नौसेना भवन में तीसरा मौसम विज्ञान और समुद्री विरासत संगोष्ठी सम्मेलन मेघयान 25 का आयोजन किया है। ये तीसरा सम्मेलन था। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ये ट्रेन में ATM लगाने वाला पहला बैंक बन गया है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया रिवीजन। अब हम लोग आज की करंट अफेयर की बात करेंगे, लेकिन क्विज PDF आपको MJT ऐप पर मिल जाएगी, यहां से जाकर सॉल्व कर लेना। ठीक है, पहला क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, विश्व लीवर दिवस। आज विश्व लीवर दिवस है और आप देखते हो कि अक्सर कोशिश यही रहती है कि जिस दिन जो दिवस हो उस दिन वो दिवस लिया जाए और सुबह ही आपको बता दिया जाए, जिससे आपको पता रहे दिन भर कि आज कौन सा दिन सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे कल विश्व विरासत दिवस था, ठीक है, हेरिटेज, और आज देखो लीवर दिवस है। ठीक है, कल छोड़ोगे, परसों जो है अप्रैल में 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना। खैर, विश्व लीवर दिवस की अगर बात करें तो 19 अप्रैल को मनाया जाता है। ये लीवर को स्वस्थ रखने के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। लीवर, आप जानते हो, मनुष्य के शरीर में दिमाग एक तो सबसे बड़ा कोशिका है, दूसरी सबसे बड़ा जो अंग है वो लीवर है। ठीक है, दिमाग के बाद। तो लीवर जो है, इसका बहुत सारा काम होता है, आपका पाचन से लेकर के अपने लीवर को स्वस्थ रखना। लीवर फेल हो जाता है, लीवर कमजोर हो जाता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती है लोगों को, है ना। तो लीवर को कैसे स्वस्थ रखा जाए, इसके प्रति अवेयरनेस फैलाई जाएगी इस दिन। और फूड इज मेडिसिन, ये इस बार की थीम रखी गई है। ये थीम अपने आप में बहुत कुछ कह रही है कि फूड ही आपका दवा है। आप सही क्या खाते हो, ठीक ठाक खाना खाते हो कि नहीं खाते हो, साथ ही साथ में जो ये बाहर के चाट फुल्की समोसे खाते हो, ये सब कितना कोलेस्ट्रॉल जनरेट करता है, कितना फैट जनरेट करता है, फाइबर आपके ले जाता है शरीर में, ये सब कैसे बंद किया जाए, इन सब के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए। क्योंकि कितने गंदे तरीके का पाम ऑयल वगैरह ये लोग यूज करते हैं, वो सब फूड ही है। मतलब आप सही जितना खाना खाओगे उतना स्वस्थ रहोगे। फूड इज मेडिसिन इस बार की थीम है। 2012 से इसकी शुरुआत हुई थी दिवस की, और 19 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, तो लीवर शरीर का दूसरा सबसे बड़ा और सबसे जटिल अंग है आफ्टर मस्तिष्क। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया गया या ओडिशा स्थापना दिवस। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म अवेयरनेस डे। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस या खनन जागरूकता दिवस। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, बहुत महत्वपूर्ण है। 9 अप्रैल को CRPF का राइजिंग डे। और 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथिक दिवस। 11 अप्रैल राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। 12 अप्रैल मानव अंतरिक्ष का उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती। 14 अप्रैल विश्व चगास रोग दिवस। 15 अप्रैल विश्व कला दिवस। और 17 अप्रैल विश्व हीमोफीलिया दिवस। 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस और 19 अप्रैल विश्व लीवर दिवस मनाया गया। सबकी थीम और डिटेल लिखी गई है, आप वीडियो को पॉज करके या फिर इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर भेज जाती है, टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हो, है ना। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पर MJT एजुकेशन के नाम से चैनल है, उसको ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर क्विज भी कराई जाती है, तो आप क्विज भी सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा जो भी हमारी अपडेट्स होती है टेलीग्राम पर मैं शेयर कर दिया करता हूँ, PDF भी डेली की और भी बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो उसको आप ज्वाइन कर लो। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल पर डेली का डेली वन लाइनर भेजा जाता है, तो उसको भी आप जा करके वहाँ से प्राप्त कर सकते हो। ये सब बिल्कुल फ्री में, है ना। पूछते रहते हो PDF कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लिया करो डिटेल वाली।
यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर 2025 में किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को शामिल किया गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में यूनेस्को ने दोस्तों मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में दो भारतीय ग्रंथों को शामिल किया है। कौन कौन है? एक है श्रीमद् भागवत गीता और दूसरा है नाट्य शास्त्र। तो उपरोक्त दोनों ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट। इन दोनों को शामिल किया गया है यूनेस्को की इस लिस्ट में, रजिस्टर में। ठीक है, यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाएंगे। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, भगवत गीता एंड नाट्य शास्त्र मनुस्क्रिप्ट एडेड टू द यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी घटना है, समझ लो, बहुत बड़ी अचीवमेंट है भारत के लिए। श्रीमद् भागवत गीता और नाट्य शास्त्र जो दुनिया के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ में से एक हैं, उनको यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में शामिल किया गया है। अभी तक ऐसे भारत के टोटल 14 शिलालेख जो हैं ये शामिल हो चुके हैं यूनेस्को की इस लिस्ट में। ठीक है, तो टोटल पूछा जाएगा 14 इसमें शामिल हुए हैं। कुछ और फैक्ट मैं आपको बता दे रहा हूं, जैसे देखो, जैसे अगर पूछा जाएगा आपसे कि कितने रामसर साइट शामिल हो गए हैं भारत से, तो रामसर साइट याद रखना, अभी 4 और ऐड किए गए हैं रिसेंटली ना, तो टोटल हो गए हैं 89। ठीक है, भारत के 89 जो है रामसर साइट में है। अगर यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल की बात करें तो कल ही इसके बारे में हमने बताया था, विश्व विरासत स्थल में भारत के कितने हैं शामिल हो गए हैं। तो विश्व विरासत स्थल में अब शामिल हो गए हैं टोटल भारत के साइट कितने, 43। और अगर भारतीय शिलालेखों की बात करें, ये भी यूनेस्को की ही लिस्ट में रहता है, तो भारतीय शिलालेख जो है ये हैं 14 भारत के। टोटल अगर बात करें पूरी दुनिया में, तो पूरी दुनिया में अब तक 570 की लिस्ट हो चुकी है ऐसे शिलालेख का, ये पूरा का पूरा अपना जो रजिस्टर बनाया है उसमें। अभी जो 2025 में 17 अप्रैल को एक बैठक हुई पेरिस फ्रांस में, तो इसमें मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर को अपडेट किया गया। टोटल ऐसे 74 नए आलेख जोड़े गए, जिनमें से 2 भारत के भी थे। और 2 कौन कौन से थे? श्रीमद् भागवत गीता और भरत मुनि द्वारा लिखित नाट्य शास्त्र। ध्यान रखना, श्रीमद् भागवत गीता किसने लिखा है? वेद व्यास जी ने लिखा है, और नाट्य शास्त्र को भरत मुनि जी ने लिखा था। क्लियर? ये सारी चीजें आपको याद रखना है। चलिए अगला, और सबसे बड़े महाकाव्य हैं, आप जानते हो महाभारत और रामायण, दो सबसे प्राचीनतम बड़े महाकाव्य हैं। इसके अलावा आप ऐसे डिटेल करंट अफेयर, डिटेल कंटेंट के साथ पा सकते हो एमजेटी ऐप पर उपस्थित मौजूद इस ई बुक के माध्यम से, और इस ई बुक को लेकर के आप पूरे साल भर का 2024 का अच्छे से क्लियर कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको 2025 का तैयारी करनी है या पिछले 6 मंथ की तैयारी करनी है, तो 2025 के लिए 3 मंथ की आई हुई है त्रैमासिक, और पिछले 6 महीने के लिए वन लाइनर आई हुई है, इसको भी आप ले सकते हो। ये सब आपको एमजेटी ऐप पर मिल जाएगा, आप एमजेटी ऐप पर जाकर के परचेज कर सकते हो। ठीक है, जिनको भी कोई भी लॉगिन में अगर इशू आया करे या ओटीपी नहीं आ रहा है, कभी कभी स्पैम फोल्डर में चला जाता है ओटीपी, तो आपको क्या करना है कि आपको लॉगिन विद गूगल पर क्लिक कर देना है, अपने आप लॉगिन हो जाओगे। ठीक है, और अगर कोई फिर भी दिक्कत आती है तो व्हाट्सएप जगह जगह आइकन मिलेगा, वहां पर जाकर क्लिक करना और संपर्क करना, पूछना क्या दिक्कत आ रही है। जनरल ब्राइस ओलिगी ये किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? जनरल ब्राइस ओलिगी नगुएमा, ये इनका पूरा नाम है। ये अभी राष्ट्रपति बने हैं हाल ही में गैबॉन के। गैबॉन एक कंट्री है, एक अफ्रीकी देश है, अभी मैं दिखाऊंगा आपको मैप में। तो इसने अभी एक नया राष्ट्रपति अपना चुना है, और ये राष्ट्रपति इनको चुना गया है, ओलेगी नेगुएमा को, जनरल ब्राइस ओलेगी नेगोमा। ठीक है, तो 2023 में सैन्य तख्तापलट जब हुआ था, उसके बाद से फिर अभी सरकार हुई बनी है एक प्रकार से। अली बेंगो ओडिम्बा जो है ये सत्ता से हटा दिए गए थे जब सैन्य तख्तापलट हुआ था, तो उसके बाद से फिर अभी इनको नियुक्त किया गया है। इससे पहले जो थे ये ओडिम्बा, ये 14 वर्षों से वहां पर राष्ट्रपति थे। खैर, गैबॉन की राजधानी की बात करें तो लिब्रेविले है, नोट डाउन कर लो, लिब्रेविले यहाँ की राजधानी है, और सीएफए फ्रैंक यहाँ की मुद्रा है। सीएफए फ्रैंक जो है ना, पश्चिमी अफ्रीका के कई देशों की मुद्रा है। खैर, महाद्वीप की अगर बात करें तो अफ्रीका में पड़ता है। अगर मैप में आपको दिखाऊं तो जैसे ये रहा अपना प्यारा भारत, यहाँ पर आपको दिखेगा अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप आप देखिए, यहाँ पर जो स्वेज नहर है ना, ये स्वेज नहर अफ्रीका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करती है, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है स्वेज नहर। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। 1956 में मिस्र ने यानी कि इजिप्ट ने इसको ऑफिशियल रूप से नहर घोषित किया था, अपना राष्ट्रीयकरण कर दिया था मतलब। खैर, तो सुएज नहर जो है ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है और एशिया अफ्रीका को अलग करती है। अब यहाँ से अफ्रीका शुरू हो जाता है। अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप होता है जिसे तीनों रेखाएं गुजरती हैं,
कर्क, मकर्क और भूमध्य तीनों रेखाएं होकर के गुजरती हैं। ठीक है, देखो ये इक्वेटर है, ये बीच से जो जा रही है ना, ये इक्वेटर है। और ये देखिए भारत में देखिए किससे गुजर रही है, अंडमान निकोबार से गुजर रही है। क्वेश्चंस ऐसे भी बनते हैं। भारत में जो रेखा गुजरती है वो कर्क रेखा है, भारत उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, खैर भूगोल पर नहीं जाएंगे ज्यादा। आप यहाँ पर आओगे ना तो यहीं पर देखो भूमध्य रेखा में ही एक देश मिल जाएगा आपको, गैबॉन। तो भूमध्य रेखा का जिक्र मैंने क्यों किया, क्योंकि गैबॉन जो है इसको क्रॉस कर रहा है। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले मैंने इक्वाडोर के बारे में बताया था, जो कहाँ पड़ा था आपका, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। तो वो भी इक्वाडोर भी इसी लाइन में पड़ रहा था ना। चलो भूमध्य रेखा याद रखना, क्योंकि इंटरनेशनल सोलर अलायंस की भी मैंने अभी कुछ दिन पहले ही बात की थी। और वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस पे मैंने आपको बताया था ना, वन अर्थ वन वर्ल्ड वन ग्रिड वाली बात। तो वो जब बनाया जाएगा तो इसी के आसपास बनाया जाएगा, उष्ण कटिबंध में भी। ठीक है, खैर गैबॉन आप देख लिए, अफ्रीका में एक पश्चिमी साइड में एक देश है। अगला, विश्व के सर्वश्रेष्ठ अस्पताल 2024 की रिपोर्ट में भारत का कौन सा हॉस्पिटल सर्वश्रेष्ठ माना गया है भारत में, यानी इंडिया का टॉप हॉस्पिटल किसे बताया गया है। तो इंडिया का टॉप हॉस्पिटल है एम्स दिल्ली, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली। ये भारत में सबसे बेस्ट हॉस्पिटल है। ठीक है, भारत में देखो जब कई और रिपोर्ट आती है तो एक और हॉस्पिटल का नाम याद रखना, वेदांता करके है गुरुग्राम का। ठीक है, वेदांता का गुरुग्राम वाला जो है वो, क्योंकि इनका ऑल ओवर इंडिया में है, पूरा फैला हुआ है, लेकिन वेदांता का जो गुरुग्राम वाला है वो कभी कभी नंबर 1 पर दिखेगा आपको। इस वाली रैंक में एम्स दिल्ली दिख रहा है। दो हॉस्पिटल ही आपको ज्यादा चर्चे में दिखेंगे टॉप पर। ठीक है, तो ऑप्शन देख करके आप लगाइएगा। इस वाली लिस्ट में अभी जो आई है रिसेंटली ये आया है, लेकिन और जब रिपोर्ट आती है भारत की या भारत में जब कोई सर्वे वगैरह होता है तो वो मेदांता गुरुग्राम वाला टॉप पर रहता है। खैर ये रिपोर्ट अभी अमेरिकी मीडिया कंपनी न्यूज़वीक और वैश्विक डेटा प्लेटफॉर्म है एक स्टैटिस्टिका, इसके द्वारा जारी की गई है। तो न्यूज़वीक और स्टैटिस्टिका ने बताया है कि भारत में सर्वश्रेष्ठ हॉस्पिटल एम्स दिल्ली है। और लेकिन एम्स दिल्ली को दुनिया में कौन सा स्थान मिला है, भारत में तो टॉप पर है, दुनिया में ये 97वें स्थान पे है, 97वां में। 97वां मतलब कि 100 में, टॉप 100 में इकलौता हॉस्पिटल भारत का यही है, टॉप 100 में केवल एक। अब जान लो अपना मेडिकल व्यवस्था भारत की। खैर 30 देशों के 2400 से ज्यादा हॉस्पिटल को रैंक इसमें किया गया है। अगला, हाल ही में ई सेहत ऐप का शुभारंभ किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया। ई सेहत, तो ई सेहत जो ऐप है इसको अभी जम्मू कश्मीर ने लॉन्च किया है। जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है, लेकिन वहां पर विधानसभा है। आपने देखा पिछले दिनों में वहां चुनाव हुआ, उमर अब्दुल्ला वहां पर सीएम बनकर आए। तो अभी सीएम उमर अब्दुल्ला ने ही यहाँ पर क्या किया है, ई सेहत नाम से ऐप लॉन्च किया हुआ है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, उमर अब्दुल्ला जो है लॉन्चेज ई सेहत ऐप एक्सेसिबल डिजिटल हेल्थ केयर। तो ये डिजिटल हेल्थ केयर को एक्सेसिबल बनाने के लिए होगा। डॉक्टरों और पैरामेडिकल जैसे स्वास्थ्य सेवा, ये स्वास्थ्य संबंधित जरूरतें लोगों तक पहुंच पाएंगी। इससे इस पोर्टल के जरिए सहायता मिल पाएगी, मेडिकल इमरजेंसी अगर होगी या एम्बुलेंस की जानकारी, फीडबैक, ये सब हेल्पलाइन वगैरह सब मेडिकल के लिए, स्वास्थ्य के लिए ये काम कर पाएंगी। ठीक है, और अब जम्मू कश्मीर जो है पीएमजेएवाई योजना को भी अप्रूवल दे दिया है, तो फिर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में भी सारी डिटेल्स वगैरह यहाँ पर मिल जाएंगे और उससे भी लोग कनेक्टिविटी प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, जम्मू कश्मीर की अगर बात करें साथियों, तो जम्मू कश्मीर में अभी पीओके वाले हिस्से को भी अगर ऐड कर लो तो जम्मू कश्मीर का कुछ नक्शा इस प्रकार से होगा, लद्दाख इस प्रकार से होगा। लेकिन अभी क्योंकि अनसर्टेनिटी बनी हुई है कि लद्दाख भाई लद्दाख में जाएगा पीओके या जम्मू कश्मीर में जाएगा, इसलिए आपको कभी कभी मैप देखने को मिलेगा कि जिसमें कुछ इस प्रकार से यहाँ से ऐसा लद्दाख देखता हुआ मिलेगा, ये इतना पूरा लद्दाख का हिस्सा दिख रहा है, जम्मू कश्मीर इतने में दिख रहा है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अभी कंफर्म नहीं है, अभी आया नहीं है अपना पीओके, है ना। जब आ जाएगा तो देखा जाएगा कि किस तरफ ले जाना है, लद्दाख में या जम्मू कश्मीर में। ठीक है, खैर तो ये जम्मू कश्मीर है और सीएम मैंने आपको बताया कि अब उमर अब्दुल्ला है। अगर कुछ और ऐप और पोर्टल की बात करें जो पिछले दिनों में आए हुए हैं, तो उनमें भागीरथी मोबाइल ऐप आया था, उत्तराखंड सरकार ने लॉन्च किया है। पीएमआईएस मोबाइल ऐप वित्त मंत्री ने लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश ने राइज ऐप लॉन्च किया, इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा आधार सुशासन पोर्टल लॉन्च किया गया था।
आई स्पॉट ये पूछा जाएगा आपसे, सेबी ने इसे लॉन्च किया था। स्वरेल ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है और फिर पूछा जाएगा, भारतीय रेलवे ने इसे लॉन्च किया है। ये सुपर ऐप है भारतीय रेलवे का। इसके अलावा भारत रणभूमि दर्शन ऐप भारत सरकार ने, और भारत पोल पोर्टल अमित शाह जी ने लॉन्च किया है। ठीक है, अन्ना चक्र और स्कैन पोर्टल प्रहलाद जोशी ने। उपभोक्ता अधिकार दिवस पर जागो ग्राहक जागो जागृति और जागृति डैशबोर्ड लॉन्च किया गया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार के किस राज्य के वन्यजीव बोर्ड ने डीपीएस झील वेटलैंड को फ्लेमिंगो संरक्षण रिजर्व घोषित किया है? तो अभी महाराष्ट्र ने फ्लेमिंगो संरक्षण रिजर्व घोषित किया है अपने राज्य की डीपीएस झील वेटलैंड को। डीपीएस झील जो है ये वेटलैंड साइट है, यानी आर्द्र भूमि है, और इसको अभी फ्लेमिंगो संरक्षण रिजर्व या कहें फ्लेमिंगो कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया है। किसने? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने। देवेंद्र फडणवीस जी वहां के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास ये पक्षियों के टकराने के खतरे को कम करने में मदद मिलेगी डीपीएस झील के संरक्षण से। तो इस बोर्ड ने देवराय नामक पवित्र उपवन को संरक्षित करने पर भी सहमति व्यक्त की हुई है। वर्धा जिले में यह पड़ता है। बोर वन जीव अभयारण्य के विस्तार को भी मंजूरी दी है। अब महाराष्ट्र आया है तो महाराष्ट्र के बारे में जानेंगे हम लोग। महाराष्ट्र देखिए, इसकी राजधानी मुंबई और नागपुर होती है। देवेंद्र फडणवीस सीएम है। गवर्नर सीपी राधाकृष्णन है। 36 जिले हैं, 288 विधानसभा में सीटें, 48 लोकसभा में और 19 राज्यसभा में यहाँ से सीट जाती है। महाराष्ट्र अगर आप देखोगे ना तो ये बॉर्डर किससे किससे लगाता है? ये बॉर्डर लगाता है गुजरात से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, तेलंगाना से, कर्नाटका से और इधर गोवा से। यहाँ पर लोनार झील है। लोनार झील याद रखना, इसे पिंक लेक भी कहते हैं क्योंकि इसका कलर गुलाबी हो जाता है। गुलाबी किस वजह से होता है? तो शैवाल के कारण होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, शैवाल के कारण। और ये 50,000 साल पहले बताया जाता है उल्का पिंड के गिरने की वजह से झील बनी थी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं लोनार झील से, इसे याद रखना। उपवन झील है, शिवसागर झील है, विहार झील है, वेन्ना झील है, तडोबा नेशनल पार्क है यहाँ पर, चंदोली राष्ट्रीय उद्यान है, भीमा शक्कर वन्यजीव अभयारण्य है महाराष्ट्र में। ठीक है, लावड़ी, पोवला, कोली प्रमुख लोक नृत्य हैं। औरंगाबाद का नाम बदल करके अब कर दिया गया है छत्रपति संभाजी नगर। ठीक है, और उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव कर दिया गया है। हाल ही में भारत में दुनिया की कौन सी एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई स्थापित की गई? तो भारत में साथियों 17वें नंबर की एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई स्थापित की गई है। और भारत में जब ये स्थापित हो गई है तो मतलब जो खिलाड़ी जो डोपिंग के मामले आते हैं उसके लिए और अच्छे से भारत के खिलाड़ी जो होंगे वो तैयार हो पाएंगे, उनसे दूर रह पाएंगे। डोपिंग क्या होता है पहले उसको समझ लेते हैं। देखो, एक है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा, उसने कुछ लिस्ट बना रखी है केमिकल्स की। ये वो केमिकल्स हैं जिन केमिकल्स का प्रयोग करके खिलाड़ी अपने प्रदर्शन को बेहतर करते हैं, बूस्टअप ला लेते हैं। ठीक है, कई कई बार कुछ ऐसे मादक पदार्थ या कुछ ऐसे चीज़ें, कुछ ऐसे केमिकल का सेवन करके, कुछ दवाइयाँ खा करके अपनी परफॉर्मेंस बूस्ट करने के लिए खिलाड़ी ऐसा करते हैं। तो ऐसा ना कर पाए, इसके लिए एक फेयर तरीके से गेम हो पाए, फेयर कंपटीशन हो पाए, इसके लिए वाडा है, एक वाडा एजेंसी है दुनिया भर की, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है, जो इन डोपिंग के मामलों को देखते हैं। बाय द वे, जब भी कोई चीज़ अगर इम्प्योरिटी मिलाई जाती कहीं पर तो उसे डोपिंग कहते हैं। तो ऐसे ही भारत में भी एक एजेंसी है नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है, तो वाडा ने ही, जो दुनिया की एजेंसी है वाडा, वो एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई स्थापित कर रहा था। उसी के अप्रूवल के बाद अब भारत दुनिया का 17वां देश बन गया जिसके पास एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई होगी। मतलब अभी 17 ही जगह पर ऐसी इकाइयां हैं, यूनिट्स हैं। 2 4 5 देशों के बीच में एकात रहता है तो वहां पर और भी बाकी देशों के खिलाड़ी आते हैं वहां पर। ठीक है, तो वाडा की ही प्रकार की, वाडा की ही यूनिट है। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की बात करें तो 1999 में स्थापित हुआ था। लॉजेन में, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है और विटोल्ड बैंक का इसके अध्यक्ष हैं। अगला, अप्रैल 2025 में अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद किस देश ने 7 दुर्लभ मृदा तत्वों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया? तो अमेरिकी प्रतिबंध अभी चल ही रहे हैं खूब भयंकर तरीके से। किस पर? खास करके चाइना पर। तो बाकी देशों पर तो उन्होंने कहा कि 90 दिन तक अभी नहीं लगाएंगे, है ना, लेकिन चाइना पर उन्होंने खूब कस करके लगा दिया। लगभग 250% तक अब टैरिफ बढ़ गया। रोज उठ रहे हैं ट्रंप और रोज टैरिफ बढ़ा दे रहे हैं। तो 7 दुर्लभ मृदा पदार्थों पर चीन ने भी कहा कि अब हम इसका एक्सपोर्ट बंद कर देंगे, इसका निर्यात जो है बिल्कुल बैन कर देंगे, क्योंकि ये और कहीं है नहीं। चाइना इस मामले में बहुत तगड़ा एज पा रहा है और इसी बात को लेकर के ना अमेरिका को चिंता है।
ऐसा नहीं है कि ट्रम्प की कोई खास खुन्नस है चाइना से, इस वजह से वो खूब टैरिफ लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है। अमेरिका की पूरे अमेरिका के देश को ही अपने अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है, जिस हिसाब से चाइना ग्रो कर रहा है। और चाइना बहुत जल्द उसको पीछे कर सकता है, क्योंकि अब अगली लड़ाई जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है, मेमोरी चिप्स की है, सेमीकंडक्टर की है। और ये सब चीजें कहाँ से बनती है? रेयर अर्थ मिनरल से। याद होगा अभी यूक्रेन को हड़का रहे थे ट्रंप, क्यों? क्योंकि रेयर अर्थ मिनरल्स उनको मिल जाए, जिससे रूस यूक्रेन का युद्ध वो रुकवाने की बात कर रहे थे और बदले में ये डील करने को कह रहे थे। मैंने इस पर आपको वीडियो भी दी थी। वो इसलिए नहीं हो पाया सक्सेस डील, क्योंकि रेयर अर्थ मिनरल देने से यूक्रेन मना कर रहा था। ऐसे ही बहुत सारे रेयर अर्थ मिनरल चाइना के पास भी हैं। चाइना का क्षेत्रफल भी क्योंकि बहुत बड़ा है और चाइना की जमीन धरती भी ऐसी है, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे रेयर अर्थ मिनरल्स पाए जाते हैं। तो चाइना ने क्या किया कि तत्काल प्रभाव से दुनिया में शॉर्टेज को देखते हुए और फ्यूचर में डिमांड को देखते हुए ये 7 प्रकार के जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, इन पर रोक लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया निर्यात पर, कि इसको हम किसी देश को बेचेंगे ही नहीं, अपने ही देश में रखेंगे, अपने ही देश में टेक्नोलॉजी इससे डेवलप करेंगे। खैर, ये 7 प्रमुख जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, इनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं, नाम याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना जानिए कि ये दुर्लभ तत्व हैं। दुर्लभ तत्व जो है रेयर अर्थ जो एलिमेंट्स हैं, वो कहाँ पर हैं आवर्त सारणी में? तो आवर्त सारणी में जो लेंथेनाइड और लेक्टिनाइड श्रेणी आप सुनते हो ना, छठे वाले उसमें, तो वो वही है। लेंथेनाइड लेक्टिनाइड श्रेणी जो है ना, वो बहुत ही रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं और उनसे बहुत सारे ऐसी चीजें बनाई जाती हैं जिनकी कीमत भी बहुत ज्यादा होती है और फ्यूचरिस्टिक उनके उपयोग भी बहुत ज्यादा है। अगला, अप्रैल 2025 में तेलंगाना सरकार ने किस नाम से अपनी पहली साइबर सुरक्षा लैब का उद्घाटन किया? तेलंगाना गवर्नमेंट की है पहली साइबर सुरक्षा लैब, क्या नाम है? टी सील्ड। टी सील्ड याद कैसे रहेगा? तो टी से तेलंगाना, टी से टी सील्ड, ठीक है। तो टी सील्ड नाम से तेलंगाना सरकार ने अपनी पहली साइबर सुरक्षा लैब स्थापित की है, साइबर सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए। तो वहां के पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज में यह स्थापित किया गया है। तेलंगाना आया है, तेलंगाना के बारे में पिछले 2-3 दिनों से मैं लगातार बता रहा हूं, इसलिए आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो लोग नए हों वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत महाराष्ट्र सरकार ने विद्यालयों में किस भाषा को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य किया? तो नई शिक्षा नीति 2020 जो है ये क्या है, इसके बारे में भी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ वीडियोस वगैरह में भी। अभी कुछ दिन पहले ही जब तमिलनाडु ने अपना रुपए का जो सिंबल बदला था, मुद्रा का, तो उस वीडियो में भी मैंने आपको पूरा अच्छे से समझाया था कि वहां पर भाषा विवाद क्यों चल रहा है। उसमें भी नई शिक्षा नीति का जिक्र आया था। नई शिक्षा नीति के तहत मोटा मोटा आप ये जानो कि क्या कहा गया है कि जो बेसिक एजुकेशन होगा उसमें 3 भाषाएं होंगी, ठीक है। 3 भाषाओं में एजुकेशन दी जाएगी, प्राइमरी एजुकेशन जो होगा। तो उसमें 2 भाषाएं तो थी अभी तक, कौन कौन सी? मराठी और अंग्रेजी, ठीक है। लेकिन तीसरी भाषा जो अभी अनिवार्य किया गया है वो हिंदी किया गया है। कहां पर? महाराष्ट्र में। ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकता है। गुजरात वाले अपना इसमें 3 लैंग्वेज में गुजराती कर सकते हैं, बीच में इंक्लूड कर सकते हैं, हिंदी कर सकते हैं और कर सकते हैं। अब इसी बात को लेकर के खफा है कौन? तमिलनाडु। तमिलनाडु का ये आरोप है, जो विवाद कर रहा है, तमिलनाडु का ये कहना है कि भाई जो उत्तर भारत या केंद्र सरकार जो है, जो बीजेपी गवर्नमेंट है, वो जबरदस्ती का तमिलनाडु में हिंदी थोप रही है। इसी बात को लेकर के उनको प्रॉब्लम है और इसी बात से वो तरह तरह के कारनामे कर रहे हैं। पिछले दिनों में बहुत सारे ऐसे ऐसे हरकतें किए हुए हैं, जिसकी वजह से मतलब वो ऐसा नेतृत्व ऐसा दिखा रहे, कोशिश कर रहे हैं कि हम अलग ही अपना देश बना लेंगे। खैर, अपनी मुद्रा वगैरह का सिंबल लॉन्च कर दिए अलग तमिल में। फिलहाल हिंदी नाउ मैंडेटरी थर्ड लैंग्वेज इन महाराष्ट्र फॉर क्लास 1 to 5 एंड रोल्स आउट न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2025। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ये, ठीक है, 2020 की। ये कब आई थी? 2020 में आई थी। इसे लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना था, ये पूछा जाएगा। तो पहला राज्य था कर्नाटक। एनईपी 2020 लागू करने वाला पहला राज्य था कर्नाटक। ये क्वेश्चन बन जाएगा आपसे, ठीक है। दूसरा राज्य पूछा जाएगा तो मध्य प्रदेश था, ठीक है। सेकंड एमपी था, फर्स्ट जो था ये कर्नाटक था। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है ये 34 वर्षों के बाद आई है। लास्ट बार आई थी 1986 में, ठीक है। इस बार वाली जो है ना ये तीसरी है, तीसरी नंबर की ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। इससे पहले दूसरी वाली जो आई थी वो
86 में आई थी, ये भी बात ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलिए आगे। तो इसमें कक्षा 1 से 4 तक केवल मराठी और अंग्रेजी ही अनिवार्य अभी तक था, अब जो है ये 5 तक कर दिया गया है, तीसरी भाषा हिंदी भी अनिवार्य है। तो ये थे साथियों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक और शेयर भी करिएगा। और लास्ट डे मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछे थे उसका आंसर देते जाइए, देखते जाइए। भू भारती पोर्टल किस पोर्टल की जगह लिया तमिलनाडु में, सॉरी तेलंगाना में? धरनी पोर्टल का। ठीक है, वहां के सीएम ने इसको चेंज किया था। इसके अलावा जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन जो कंपनी है ये सन 2000 में स्थापित की थी इन्होंने। आज आपको क्या बताना है? आज बताना है बैंक ऑफ महाराष्ट्र की टैगलाइन क्या है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र वही ना जो अभी ट्रेन में एटीएम लगाया है। प्रसिद्ध अभ्यास दस्तलीक इसका पहला संस्करण कब हुआ था? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच जो होता है ना, तो बताइए पहला वाला कब हुआ था संस्करण? दोनों क्वेश्चंस के बारे में जो भी पता हो डिटेल में जरूर आंसर कीजिएगा। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।